बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 6 जनवरी है, पीर का दिन है और इस वक्त अमेरिका, बरतानिया और इजराइल मिलकर यमन के हमलों को रोकने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरीके से यमन की जानिब से आए रोज इसराइल को निशाने पर लिया जाता है और फिर रात के पिछले पैर हमले किए जाते हैं कि लोग लाखों की तादाद में अपने घरों से उठकर शेल्टर्स की तरफ, पनागाहों की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। और फिर वो जो हमले हैं, वो हमले बाकायदा तौर पर इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी चकमा देते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा होते हैं। और फिर ये जो यमनी होशी हैं, उनकी जानिब से, उनकी लीडरशिप की जानिब से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने ये टारगेट्स अचीव कर लिए। लेकिन इसके साथ ही जब ये अमेरिका और बरतानिया जो है और फिर इजराइल ये मिलकर जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो यमन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर जो यमन को निशाने पर लिया, वहां पर स्ट्राइक्स किए गए, लेकिन वहां से जो ही स्ट्राइक्स किए गए उसके फिल फोर बाद उसी जगह से जवाबी कार्रवाई भी हुई और मिसाइल भी दागे गए, हमले भी किए गए। जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर सादा के मकाम के ऊपर जो इनका शहर है, जो इस वक्त यमन का शहर है, उसको निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद वहां से हमला किया गया और जो इजराइल है उसके ऊपर निशाना लिया गया। और इसी तरह से इजराइल की जानिब से क्लेम किया गया था, जिस तरह से खबर दी गई कि 100 जंगी तैयारों के साथ उन्होंने यमन के ऊपर हमला किया और सेना को निशाने पर लिया गया, उनकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया। लेकिन इसके बावजूद वहां से हमले जो है वो मजीद शिद्दत के साथ आगे बढ़ते हुए और उनमें तेजी आती दिखाई दी। और उन्होंने ये क्लेम भी किया कि जिस तरह से इन्होंने हमला किया है बिल्कुल वैसा ही अब जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब ये तमाम तर सिनेरियो उस तरह से नहीं बन पाया, उस तरह से कंट्रोल ये नहीं कर पाए, तो अब स्ट्रेटजी बदल गई। और स्ट्रेटजी बदलने के बाद बाकायदा तौर पर यमन के अंदर भी उसी तरह से ऑपरेशन करने की कोशिश की गई कि वहां पर जासूस नेटवर्क को एक्टिव किया जाए और मुख्तलिफ डिवाइसेस नस्ब किए जाएं, इनके खुफिया मकामात का जो है वो पता लगाया जाए और फिर इनके जो अहम तरीन लीडरशिप है, जिस तरह से अब्दुल मलिक अल हौसी है, इनका जो लीडर है, उसको निशाना बनाया जाए और कत्ल करने का मंसूबा था। लेकिन ये यमनी लीडर अब्दुल मलिक अल हौसी को कत्ल करने का मंसूबा भी नाकाम हुआ और यमन की जानिब से खुफिया ऑपरेशन करते हुए जो ये जासूस नेटवर्क था इसको गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे, ये आपके सामने रखना है। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया, बड़ी अहम स्टोरी है। और फिर दूसरी जानिब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से वेस्ट बैंक के अंदर फिदाई हमले जो है वो किए गए और ये कह लें कि रैमिंग ऑपरेशन जिस तरह से होता है वहां पर उन्होंने किया और मुतअद्दिद वहां पर भी हलाकतें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें अभी जिस तरह से अमेरिका और बरतानिया जो है वो हौसियों को टारगेट पर लिए हुए हैं और एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से द टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा कि जो हौसी हैं वो साइप्रस के अंदर जो एक कह लें कि साइबेरिया कह लें, साइप्रस और कब्रस कह लें, वहां पर उन्होंने जनाब वाला जो इनके बरतानिया का जो फौजी अड्डा है उसको निशाने पे ले लिया है। और अभी ये द टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि हौसी कब्रिश के अंदर बरतानिया के फौजी अड्डे को निशाना बना सकते हैं और बरतानवी फौज इसका दिफा नहीं कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि द टाइम्स जो अखबार है वो कह रहा है। और टाइम्स बरतानवी फौज के पास जमीनी मिसाइल जो इनका दिफाई निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम है, वो मौजूद नहीं है और ऐसी तमाम सलाहियतें बहरी जहाज़ों के ऊपर मरकूज हैं, क्योंकि वो जितने भी उनके पास वो साजो सामान था वो उनके बहरी जहाज़ों के ऊपर है। अब वहां पर जो उनकी फौज वहां साइप्रस के अंदर मौजूद है वहां पे तो कुछ है नहीं। इस वजह से ये अगर वहां से मिसाइल लॉन्च करते हैं जो कि उनकी रेंज बिल्कुल उसके ऊपर मौजूद है और वहां पर वो हिट कर सकते हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पर मजीद बताया गया कि जो यमन के हौसी हैं वो मुमकिन तौर पर कब्रिश में एक अहम बरतानवी अड्डे तक पहुंचने के काबिल हथियार जो है वो रखे हुए हैं, वो हासिल कर चुके हैं, जिससे फौज के पास इनका मुकाबला करने के लिए कुछ भी आलात नहीं है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, द टाइम्स अखबार जो है वो ये दावा कर रहा है।
اور اس نے यूं कह लें कि खलबली मचा कर रख दी। और इससे बड़ी खबर यह है, अब जो यमन सिक्योरिटी सर्विसेज की जानिब से क्लेम किया गया और उन्होंने बताया कि कैसे पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो रहा है और बाकायदा तौर पर इन्होंने जिस तरह से हिजबुल्लाह की लीडरशिप को कत्ल किया, टारगेट किया, वहां पर जो है वो जासूस अंदर जो है वो छोड़े गए और जो फिक्सिंग है वहां पर कहां कहां पर मौजूद, कौन कहां पर मौजूद है, सारी की सारी इत्तलात, फिर उसी जगह के ऊपर जब हमला होना होता था पहले वो वीडियो बन रही होती थी, फिर ये सारी की सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि टॉप लीडरशिप जो हिजबुल्लाह की है वो मारी गई और अब सेम उसी तर्ज पर ऑपरेशन किया जाना था क्योंकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है इनके पास नहीं थी और कहां कहां पर इनके जो वहां पर कह लें कि आलात हैं, इनके हथियार कहां कहां पर मौजूद हैं, ये उनको मालूम नहीं था, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने के ऊपर स्ट्राइक्स भी कुछ उस तरह से फायदेमंद साबित नहीं हो सकी। इस वजह से वो उन स्पॉट्स को फिक्स करने के लिए कहां पर इनके हथियार मौजूद है, मिसाइल कहां पर प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी की सारी चीजों के अंदर वो अपनी जासूसी जो है वो करवाते हुए अपने लोगों को इंडक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से अभी कामयाबी की तरफ गामजन ही थे कि यहां पर रस्ते में ऑपरेशन करके पकड़ लिया। क्या कैसे हुआ जनाबे वाला ये है कि यमनी सिक्योरिटी सर्विसेज ने बताया कि हमने MI6 और सऊदी इंटेलिजेंस की जो दुश्मनाना सरगर्मियां हैं उसको नाकाम बना दिया है और बरतानवी और सऊदी इंटेलिजेंस सर्विसेज से मुंसलिक एक बरतानवी जासूस नेटवर्क को दिसंबर 2024 के दौरान गिरफ्तार किया गया था और तीनों बर्री ममालिक की इंटेलिजेंस सर्विसेज और इनके साथ इत्तेहादियों ने यमन में अपनी दुश्मनाना सरगर्मियों को तेज करने की कोशिश की। जासूसी नेटवर्क का बराह रास्त ताल्लुक बरतानिया और सऊदियों से था और जासूसी नेटवर्क का मिशन कोऑर्डिनेट तलाश करना था और इसको फिर अपलोड करना था। जासूसी नेटवर्क जिसे बरतानवी इंटेलिजेंस अफसरान ने तरबियत दी है, जासूसी नेटवर्क का मिशन कुछ गाड़ियों और अहदाफ के अंदर GPS डिवाइसेस लगाना था और जासूसी नेटवर्क ने यहां पर स्ट्रेटेजिक मकामात जैसे कि मिसाइल फोर्स, ड्रोन्स और कुछ रहनुमाओं को टारगेट करना था, उनके घरों को निशाना बनाना था, जिसमें सरे फहरिस्त अब्दुल मलिक अल होसी थे। मतलब अब ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो जिस तरह से तरबियत दी गई, तरतीब दी गई, आज वो पूरी का पूरा इनका जाल जो है वो उल्टा गेम पकड़ा गया और यहां पर ये जो गेम डाली गई थी वो बुरी तरह से बेनकाब हुई। तो यहां पर एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए होशियों की जानिब से ये इसको यूं कह लें कि उन्होंने ये मंसूबा जो उनके खिलाफ तरतीब दिया जा रहा था उसको नाकाम बना दिया है और जिस तरह से पहले भी वो इसी वजह से डट के खड़े हैं क्योंकि अभी तक उनकी लीडरशिप उसी तरह से मौजूद है और फिर वो जदीद तरीन हथियार जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं, वो हमले पे हमला कर रहे हैं और वो रुक नहीं रहे। बाकायदा तौर पर उनको डील्स ऑफर की जानी, जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इजरायली जर्नल की जानिब से, ऑफिसर की जानिब से ये कहा गया कि अकेले किसी भी मुल्क की जानिब से इसको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिलकर अगर आप कार्रवाइयां करते हैं तो फिर भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से यमन एक छोटा अरब गरीब मुल्क होने के बावजूद वो डटा हुआ है और वो आज भी एक ही बात कर रहा है और वो कह रहा है कि यहां पर जो है वो कामयाबी उसी वक्त आपको मिल सकती है जब आप गजा के अंदर जंग बंद करेंगे। दूसरी जानिब इस वक्त जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं इस वक्त अमेरिकन, उनके जानिब से एक खबर ब्रेक की गई और टीवी चैनल के ऊपर उसने जो एक स्टोरी एज एनालिस्ट बैठे हुए उसने बात की जिसने तहलका मचा के रख दिया। इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बाकायदा तौर पर खबर दी और कहा कि जनूबी सरहद और ईरानी मिसाइलों की अमेरिका में स्मगलिंग के बारे में कुछ होशरुबा इंकशाफात हुए और उसने कहा कि हमारे पास दो ठोस राय थे, एक सरहद के जनूब में और दूसरा हमारी अपनी हुकूमत के अंदर मौजूद एक उनसर है जिसने एक दूसरे से आजादाना तौर पर तस्दीक की कि कुछ ईरानी साख्ता मैन पैड सरहद के उस पार आए और हमारी हुकूमत हमें नाकाम बना रही है और अब ये हमारे हाथ में है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बीवी है, ये आपके शोहर है, ये आपके वालिदैन है, इसकी कीमत इनको अदा करना पड़ सकती है जो हमने इस मुल्क में अब जो इस मुल्क के अंदर नस्ब हो चुका है या नस्ब किया जा रहा है। मतलब वो ये बता रहा है कि जो ईरानी जो कुछ मैन पैड जो हैं वो उधर से हथियार स्मगल होकर अमेरिका के अंदर जो है वो सर्कुलेट किए हैं और वहाँ पर कह लें कि मुख्तलिफ इलाकों में जो वायरल हुए और वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय भी किए जाएंगे और उससे हालात मजीद बिगड़ेंगे और एक दहशत गर्दी की लहर जो है वो फैल सकती है, ये वो दावा कर रहा है। अब यहां पर जो यूं कह लीजिए कि आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो ये पूरे का पूरा एक मंसूबा है जो कि ईरान के ऊपर यलगार, ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी है।
یہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اور بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چین آپ پیچھے دیکھیں, ابھی جس طریقے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا اور باقاعدہ طور پر اس نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو اس وقت ایران کو جوہری ہتھیار جو ہے وہ روکنا ہوں گے. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ ایران کو جوہری تنصیب اور جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے طریقوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, بشمول ممکنہ فضائی حملے کے. مطلب اس کے اوپر فضائی حملہ بھی ہو سکتا ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے ہی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس پورے کے پورے سیناریو کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور امن چاہتا ہے, لیکن ایران کو لے کر وہ نہیں کہہ رہا. اب یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ نئی جنگ جو ہے وہ اس کا ویٹ ہو رہا ہے, اور یہاں پر جو اس وقت اسرائیل ہے وہ بھی یہ بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ ایران ہمارے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اس کو کیسے انٹرسپٹ کرنا اور اس سے پہلے اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے. اور پھر رات کو جو بیان سامنے آیا جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کا, کہ یہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ٹرو پرومس 3 جو آپریشن ہے وہ لانچ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اور یہ جوابی کاروائی ہوگی. لیکن ابھی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ہی ایران کی فوج نے صوبہ گیلان کے اندر نظیر اوور دا ہاریزن ریڈار قائم جو ہے وہ کر دیا, اور اس ریڈار کی رینج 800 کلومیٹر, اور یہ آذربائیجان اور مشرقی ترکی کے آسمانوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ بڑا بہترین قسم کا انہوں نے خود سے تیار کردہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہے جو انہوں نے وہاں پر لگایا. اور پھر ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے ایک دن کے لیے بھی میزائل کی پروڈکشن جو ہے وہ بند نہیں کی ہے, اور ہم نے اپنے دفاعی نظام کو بہتر کیا ہے, اور یہاں پر جو صہیونی فریب اور غلط حساب سے وہ نبرد آزما ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ایک جنگ ہے وہ مشرق وسطیٰ کا ویٹ کر رہی ہے. مطلب ابھی وہاں پر آنے کے لیے وہ تیار ہے, اور اللہ کرے کہ یہ بادل چھٹ جائیں اور اس طرف نہ جایا جائے, لیکن جو آگے ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ بہت حیران کن اور دل دہلا دینے والا ہے. پھر دوسری جانب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, اور تقریباً 48 فلسطینیوں کی ایک نئی نامعلوم یونٹ جسے اسرائیلی عرب بھی کہا جاتا ہے, اس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ٹینک کے عملے کے رکن جو یتزاک ہائی کوہن ہے اس کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہے, جس نے سنوار کے اپارٹمنٹ میں ٹینک کا جو شیل ہے فائر کیا تھا. اور ویڈیو کے اندر جو یہ بھی دکھایا گیا کہ انہوں نے یتزاک ہائی کوہن کو فون کیا اور اسے کہا کہ یہ اس کی بات نہیں ہے. یہ مطلب یہ کب کی بات ہے, سوال تو یہ کب کی بات ہے. تو انہوں نے اس کے والدین کا نام اور پھر اس کی تصاویر, اس کے گھر اور پتہ اور اس کا شناختی کارڈ نمبر, یہ سارا کچھ اس کو دکھایا, جس کی بعد میں تصدیق بھی ہوئی کہ یہ واقعی اس کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ یہ اب آپریشن کر رہے ہیں, اور یہ حملے جو ہے وہ دوبارہ سے مزاحمت کی جانب سے شروع ہو چکے ہیں. لیکن چینل 12 عبرانی جو چینل ہے اس نے بتایا تھا, اس نے ابھی رپورٹ کیا کہ جو القسام بریگیڈ ہے جس میں وہاں پر جنگجوؤں کی بھرتیاں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں, اتنی تعداد میں جنگجو جو ہے وہ مارے نہیں گئے جتنی تعداد میں بھرتیاں جتنی بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا خطرناک پہلو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یہاں پر جو ایک بڑا خطرناک قسم کا حملہ ہوا, اور ویسٹ بینک کے قریب جو فدائی حملہ جہاں پر فائرنگ کے نتیجے کے اندر تین اور لوگ جو ہے وہ پہلے ہلاک ہوئے, پھر 7 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے, اور پھر 5 لوگ مزید کریٹیکل کنڈیشن کے اندر تھے, ان کو بھی نشانے پہ لیا گیا. اسرائیلی فوجی اسرائیل نے بتایا کہ کم از کم 2 جو بندوق بردار تھے انہوں نے یہ حملہ کیا, اور ٹوٹل 10 لوگ جو ہے وہ نشانہ بنے. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے اندر دھماکے میں 5 جو فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے, جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. جبکہ اس وقت دوسری جانب جو ابو عبیدہ ہے اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا, اس نے ویڈیو جو جاری کی, اس نے کہا کہ جب تک دشمن غزہ اور مغربی کنارے ویسٹ بینک کے اندر قتل عام اور جارحیت جاری رکھے گا, وہ اسی طرح کی کارروائیاں اس کو دیکھنے کو ملیں گی اور وہ بھاری قیمت ادا کرے گا. جب تک وہ محفوظ ہیں تب تک ہمارے لوگ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے. مطلب یہ کہ اگر وہ محفوظ ہیں تو ہم نہیں ہیں, اگر ہم محفوظ ہیں تو وہ پھر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ مزید شدت اور طول اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن بڑے پیمانے کے اوپر اب جو تباہی کے باوجود غزہ نے جس طرح سے ثابت کیا کہ وہ متاثر نہیں ہے, بلکہ یہ ایک شدید مزاحمتی میدان ہے جو جنگی مشین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکاری ہے, اور وہ آخری پتھر تک جو لڑنے کے لیے بھی تیار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس کروٹ جاتے ہیں, کیونکہ اسرائیلی فائنانس منسٹر سموٹرچ کی جانب سے یہ کہا گیا ٹیررزم ان دا ویسٹ بینک غزہ اینڈ ایران کمز فرام دا سیم سورس اینڈ مسٹ بی ڈیفیٹڈ.
मतलब जो इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच जो है उसने कहा कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है वेस्ट बैंक के अंदर, इसके पीछे जो गजा के अंदर हो रही है, इसके पीछे ईरान है, और ईरान ये एक ही सोर्स है। अब इस सोर्स को हमें शिकस्त देना होगी, क्योंकि इसको शिकस्त दिए बगैर मामला जो है वो कंट्रोल नहीं रह सकते। फिर दूसरी जानिब जो अकॉर्डिंग टू द इजरायली मिलिट्री 3 रॉकेट्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप टुवर्ड्स द सदर्न बॉर्डर सिटी ऑफ सदरुत। सदरुत का जो इलाका है, जो इस वक्त सदर्न बॉर्डर बनती है, उसके बॉर्डर के ऊपर वहां पर हमला हुआ और गजा से तकरीबन 3 रॉकेट जो है वो फायर किए गए, जो कि इजरायली मिलिट्री की जानिब से ये कंफर्म किया गया है। तो ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त की खबरें थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।